हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेट जी एग्ज़ाम। और मैं हूं आपका अपना अविनाश सर। तो आज हम एंटी अभ्यास सीरीज 6 को करते हैं कंटिन्यू करने से पहले एक एनर्जी बूस्टअप। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। यूं ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमां देखता है। पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। चलो मेरे फ्यूचर डॉक्टर, क्वेश्चन फर्स्ट हमारा जो है ये कुछ जेनेटिकल कुछ नॉन जेनेटिकल डिसऑर्डर से रिलेटेड है। आप इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखो, मैं आपको हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का भी तरीका सिखाता हूँ जिससे कि आप क्वेश्चन को सेपरेट कर सकते हो। नॉट ऐसे वर्ड को आप हमेशा पिक करोगे, वरना होते हुए भी क्वेश्चन आप गलत कर दोगे सब कुछ आते हुए। नॉट हेरिडिटरी, ठीक है। नॉट हेरिडिटरी मतलब ये जेनेटिकल नहीं है। तो वैसे उस ऑप्शन के हिसाब से आप एक बार में एलिमिनेट कर सकते हो, लेकिन मैं सारे डिजीज़ के बारे में आपको पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, राइट। और मैं आपको बताऊं, इसके जितने भी सिम्टम्स हैं, अभी जो कोविड-19 के सिम्टम्स हैं सब वैसे ही सिम्टम्स हैं, राइट। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है और ये एक जेनेटिकल है, जैसे कोविड जेनेटिकल नहीं है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये बहुत थिक सा जो म्यूकस होता है और मोर सॉल्टी मीन्स हाईली कंसंट्रेशन, यानी कि हाइपरटोनिक, यानी थिक प्लस मोर सॉल्टी म्यूकस ब्लॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। आप समझ सकते हो ये निमोनिया से भी ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। ब्लॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये इसके दो सिम्टम्स हुए, ठीक है। जेनेटिकल है तो जेनेटिकल में जो इसकी पहचान है वो होमोजाइगस रिसेसिव है। होमोजाइगस रिसेसिव, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जिस भी क्वेश्चन में जितने भी इन्फॉर्मेशन, मैं हमेशा ऑप्शन को एलिमिनेट करके ऑप्शन को क्लियर करता हूँ। क्योंकि देखो, अगर एनटीए के नज़र में अगर कोई ऑप्शन है, इसका मतलब वो राउंड अबाउट क्वेश्चन बनाएगा। तो आप प्लीज़ ये सारे इन्फॉर्मेशन लो। और मैं आपको ये भी लेटेस्ट जानकारी दूँ, क्योंकि मेरे टच में मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हैं, ऑलरेडी मैं भी कनेक्टेड हूँ। तो ये है कि ये क्वेश्चन इसी तरीके के एप्लीकेशन में डाला जा रहा है। अगर आप अच्छे से मेरे इस वीडियोस को, इस क्वेश्चंस को आप देखोगे तो आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। ओके, होमोजाइगस रिसेसिव। नेक्स्ट पॉइंट, देखो होता क्या है, इस होमोजाइगस रिसेसिव के वजह से ये प्रोड्यूस करता है डिफेक्टिव प्रोटीन, यानी कि डिफेक्टिव प्रोटीन ये प्रोड्यूस करेगा। और फिर उससे क्या होगा, ये डिफेक्टिव प्रोटीन करता है, वो क्लोरीन के ट्रांसपोर्ट को रेगुलेट करता है, रेगुलेट क्लोरीन ट्रांसपोर्ट। अब देखो, इन सारी चीज़ों का लॉजिक अगर आपको मैं समझाऊं तो आप फिर एमबीबीएस में क्या पढ़ोगे। तो एमबीबीएस में आपको ये पूरा क्लोरीन का रोल बताया जाएगा, लेकिन इतने इन्फॉर्मेशन आपको अभी के लिए रखना चाहिए एक्स्ट्रा शॉर्ट्स में। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, एक जेनेटिकल है। देखो ऑलरेडी ये है नॉट हेरिडिटरी, मीन्स कह रहे हैं कि जो जेनेटिकल नहीं है, तो ये आपके ऑप्शन में वैसे भी नहीं आएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपको इससे रिलेटेड दी है। नेक्स्ट देखो, थैलेसमिया भी काफ़ी पूछने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी ट्रेंडी क्वेश्चन है, थैलेसमिया में पूछे जाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ने बाद में इसको ऐड किया था, ठीक है। तो देखो थैलेसमिया में क्या होता है, जो अपना हेमोग्लोबिन है, हेमोग्लोबिन में अल्फ़ा बीटा चेन होता है, राइट। अल्फ़ा बीटा चेन जो है उसके डिफेक्ट, मतलब उसको डिफेक्ट कर देता है, वो डिफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। और देखो, जब हेमोग्लोबिन में ही प्रॉब्लम होगी तो उसे एनीमिया तो होना ही है ना। तो आप इसे कोरिलेट भी कर सकते हो कि उसे क्या होगा। देखो, एनीमिया को सीधे तरीके से हम कहते हैं खून की कमी का बहुत सारा रीजन, इनफैक्ट अगर आपको ब्लीडिंग होता है उसमें भी खून की कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि एनीमिया ये कॉज करेगा। देखो, इसका जो ट्रीटमेंट है, थैलेसीमिया का जो ट्रीटमेंट है, बहुत ही सिंपल तरीके से, दो तरीके से इसको हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करो, जैसे ब्लड कैंसर में करते हो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, या आप
बोन मैरो, देखो मैं ये अभी समझाऊंगा, पहले मैं लिख देता हूँ ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। देखो होता क्या है कि जो बोन मैरो है अपना, जो बोन मैरो है वो जो लॉन्ग बोन होते हैं उसमें जो रीजन है बोन मैरो जो हमारे बनते हैं, ये ब्लड सेल बनाते हैं, ये ब्लड सेल सिंथेसिस करेंगे। तो इससे क्या होगा, ये प्रोसेस होता है हेमोपोएटिक या हेमोपोएसिस बोलते हैं, हेमोपोएटिक ऑर्गन बोलते हैं। तो ये हमारे बॉडी में एक्चुअली ब्लड की कमी हो गई या ब्लड एनीमिया हो गया, ब्लड सेल्स की कमी होगी, तो यहाँ पे ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन होगा। तो ऑलरेडी ये क्या करेंगे, नए ब्लड सेल्स बनाएंगे, तो फिर हमारा ब्लड का जो है, जो ब्लड की कमी है वो ओवर हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ओवरकम हो जाएगी। इसलिए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। और मैं एक और जानकारी आपको दूं, बच्चे को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बोन मैरो मोस्टली लॉन्ग बोन्स में होते हैं। ठीक है, लॉन्ग बोन्स में। तो अब किसी को ब्लड कैंसर है या मान लो थैलेसीमिया है, तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब आप ये समझो कि भाई उसके बॉडी से बोन निकाल के फिर वो ट्रांसप्लांट करेगा, नहीं। जो अपना जो स्टर्नम है, ये जो आपके चेस्ट बोन है स्टर्नम, यहाँ जिफाइड प्रोसेस होता है, मोस्टली यहीं से वो बोन मैरो ट्रांसप्लांट यहीं से कर देते हैं। ठीक है, पूरा बोन को निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो डायटम से रिलेटेड है। ठीक है, देखो इस डायटम्स में की कॉन्सेप्ट क्या हमें क्वेश्चन का है, स्टे अफ्लोट, मतलब वो सरफेस पे तैर रहा है। एक बात तो जान लो, कोई भी चीज़ सरफेस पे, अगर वाटर सरफेस पे अगर मान लो तैर रहा है, तो इसकी डेंसिटी ओवरऑल इससे कम होगी, तभी ये तैरेगा, स्विम करेगा, लो डेंसिटी। तो मैं सीधा इन्फॉर्मेशन कट टू कट पॉइंट पे आता हूँ, कोई इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या कॉन्सेप्ट नहीं है। देखो होता क्या है डायटम्स में, डाइटम्स जो होता है इसके स्टोर्ड फूड जो होते हैं वो फैट होते हैं, आगे चल के जो स्टोर्ड हो जाते हैं, फिर जो स्टोर्ड लिपिड्स जो हैं इसके ऑफ डाइटम्स, वो क्या करेगा, हेल्प करेगा इसको फ्लोटिंग में। फ्लोटिंग में हेल्प क्यों किया, क्योंकि ये इसके चारों तरफ अटैच हो जाएगा, तो ये सरफेस पे क्या प्रोवाइड करेगा इसको, तो ये प्रोवाइड करेगा एक बुओयंसी। ठीक है, बुओयंसी जो है ये एक अपवर्ड फोर्स होगा, अप थ्रस्ट होगा, और इससे क्या होगा, अवॉइड सिंकिंग, जो वो नीचे सिंक नहीं करेगा इन वाटर। तो ऑब्वियसली इसका जो आपका है, अगर फ्लैजला एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर मूव करता है और ये सरफेस पे है, तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट चाहिए, इसलिए ये नहीं होगा। सीरोपोडिया जो होता है एक फॉल्स फिट होता है, अमीबा में होता है, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। और स्टोर्ड लिपिड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में मोनोकल्चर कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसी मोनोकल्चर पे मैं आपको एक प्रैक्टिकल सी चीज़ भी बताऊंगा। सबसे पहले मोनोकल्चर एक एग्रीकल्चर का एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है। क्या प्रैक्टिस है भाई, इसमें करते क्या हो आप, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का वो खेती करते रहेगा, यानी ग्रोइंग ऑफ सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। आप खुद बताओ, ईयर आफ्टर ईयर अगर आप एक ही चीज़ उसमें कल्टीवेशन करोगे, तो देखो उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए प्लांट को वो तो सॉइल से ले लेगा, फिर नेक्स्ट ईयर लेगा, फिर नेक्स्ट ईयर लेगा, तो सॉइल में कुछ उस कंपोनेंट से रिलेटेड तो बचेगा नहीं, क्योंकि वो तो प्लांट ले लिया है ना। अगर आप मिक्स क्रॉपिंग करते हैं तो ऐसा होता है कि किसी की रिक्वायरमेंट कॉपर है, किसी की रिक्वायरमेंट सल्फर है, कि किसी की रिक्वायरमेंट मैग्नीशियम है, तो उस हिसाब से आपके ये एक्सचेंज होते, कुछ रह जाते, कुछ प्लांट भी उसमें दे के जाते, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इससे क्या होता है, जो क्रॉप है वो ससेप्टेबल, यानी कि जो काफ़ी ज़्यादा वो इन्फेक्शन प्रोन हो जाता है, ससेप्टेबल टू पैथोजन हो जाएगा, राइट। और उसमें सॉइल में टॉक्सिक कंपोनेंट ऑफ द सॉइल इंक्रीजेस और फर्टिलिटी डिक्रीजेज।
अब एक बात बताओ, आप में टॉक्सिक कंपोनेंट बढ़ रहा है, जो न्यूट्रिएंट है वो कम हो रहा है। जैसे मान लो अभी कहता है कि कोरोना है, आप इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड चीज़ खाओ। अगर इम्यून बेसिक विटामिन सी की बात की जाती है कि आप वो खाओ, तो वो क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो इम्यूनोग्लोबुलिन बनाने में आपका हेल्प कर रहा है। वही चीज़ यहाँ पे कंपोनेंट है जो इसके, अगर वो कम हो रहे हैं तो ये प्रोन ऑफ इन्फेक्शन जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका जो जैसे हमारे में भी कोई वायरस बैक्टीरिया, इसके लिए भी कोई वायरस बैक्टीरिया का ये रीज़न बन सकता है। तो हाईली प्रोन टू पेस्ट। देखो पेस्ट क्या होता है, ये इकोनॉमिकली हमें हार्म करता है, इकोनॉमिकली हार्म करता है। पेस्ट में आप रेट को भी ले सकते हो, फ्लिया को ले सकते हो, और भी फ्लाइज अगर कोई भी अगर आपके क्रॉप को नुकसान कर रहा है, या और भी अलग अलग तरीके के जो इंसेक्ट हैं, तो वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, देखो इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन यहाँ पे डाल दिया कि ये इंट्रा स्पेसिफिक। तो देखो इंट्रा स्पेसिफिक जो होता है विद इन द स्पीसीज होता है, विद इन द स्पीसीज। एक बात बताओ, उस क्रॉप फील्ड में तो वही सेम का सेम है ना, तो वो फ्री कैसे हो सकता है? इसीलिए ये वर्ड गलत है। ठीक है, अगर इसे ये टारगेट रखता है तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। अगर हाँ ठीक है, हाईली प्रोन टू पेस्ट नहीं ऑप्शन है और इंटर स्पेसिफिक होता तो वो बन सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लाइसोजाइम से रिलेटेड है। लाइसोजोम जो है, लाइसोजोम है, लाइसोजाइम नहीं, लाइसोजाइम इंजाइम होता है। देखो इसे सुसाइडल बैग बोलते हैं, हिंदी में आत्महत्या की थैली, राइट। सुसाइडल बैग इसलिए बोलते हैं कि इसमें बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेज जिसको बोलते हैं, वो सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स को डाइजेस्ट कर देंगे। और देखो सेल के अंदर ये होता है, तो ऑलरेडी सेल के अंदर होगा तो ये कैसे डाइजेशन में हेल्प करेगा? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। आप सारे पॉइंट को लिंक करना। देखो यहाँ पे इंटर सेलुलर दिया है, तो ऑब्वियसली इंटर सेलुलर की जब बात कर रहा है तो ये पॉइंट नहीं होगा, इंट्रा होगा। और ये सारे इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल पार्ट से नहीं होगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास? सी और डी। अगर आप नहीं भी पढ़ते हो तब भी ऑप्शन में आएगा, क्योंकि ऑप्शन वही उसी टाइप से आपको दे रखा है। ऑल टाइप ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स आर डाइजेस्टेड। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलेज है, तो वो सारे को डाइजेस्ट कर देंगे। और जो वेसिकल्स जो है एसिड हाइड्रोलाइज, एंजाइम प्रेजेंट इन वेसिकल हाइड्रोलाइज टू एसिड हाइड्रोलाइज, क्योंकि जो हाइड्रोलेज हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ किया जाता है। तो सी और डी ऑप्शन आपके जहाँ आ रहे हैं वो बेस्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सिलेबस से बहुत चीज़ बाहर है, लेकिन अब आपको कुछ चीज़ों को जो है एज देना पड़ेगा, उसका एज जो है फिनिशिंग के लिए आपको देना पड़ेगा। जो देखो ये साइजोसिलोमेट और इंटेरोसिलोमेट, पहले मैं ये समझा दूं, जो सिलोमेट है, सिलोमेट का मतलब जिसके अंदर सिलोम है, बॉडी कैविटी है, यानी कि सिलोमेट का मतलब बॉडी कैविटी या पेरिटोनियम प्रेजेंट, ये अगर प्रेजेंट है। देखो ये दो तरीके से है, जो एक है जो थोड़ा सा ओल्ड या इवोल्यूशनरी बोलोगे वो साइजोसिलोमेट है, और जो एडवांस है वो इंटेरोसिलोमेट है। देखो दोनों के फॉर्मेशन का क्या कहानी है, ये जो फॉर्म करता है ये मेसोडर्मल स्प्लिटिंग से करता है, यानी ये एक्टोडर्मल है, ये एंडोडर्मल है। तो देखो मैं मेसोडर्मल कलर अलग चेंज करता हूँ, तो ये मेसोडर्मल से ना स्प्लिट करके ये बन रहा है, तो ये बनेगा मेसोडर्मल स्प्लिटिंग। ठीक है, और जो ये वाला है ये सीधा जो है वो जो आउट पॉकेटिंग हो जाएगा उसका, जो जैसे मान लो ये आपका ऑटोडर्मल है, इंडोडर्मल है, तो एडवांस है, ये सीधा एक परफेक्ट रीजन बन जाएगा, यानी कि एराइज फ्रॉम आउट पॉकेटिंग ऑफ एम्ब्रियोनिक गट। ठीक है, यानी ये परफेक्ट बन जाएगा, एडवांस में होगा। आप एग्जाम्पल को रखोगे तो ऑलरेडी आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल क्योंकि टारगेट एग्जाम्पल से भी होगा और यहाँ पर भी ये आपको ऑप्शन में दे रखा है, तो इसके एग्जाम्पल में आप एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इसके एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे इकैनोडर्माटा और कोडेट्सा, यानी जो कोडाटा टोटल,
तो आप देख लो इसके ऑप्शन को भी आप एलिमिनेट, मैं तो पहले ही बोल दिया कि ये सिलोमेट है, वो साइजोसिलोम है और इंटेरोसिलोम है, यानी कि क्या है हमारा ट्रू सिलोमेट है। तो ट्रू सिलोमेट आ गया। देखो इन्वर्टिब्रेट की बात अगर होगी तो ये रीजन जो है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेनोडर्माटा, ये आपको इन्वर्टिब्रेट पाएंगे। ऑप्शन आपको मैच नहीं कर रहा है इसलिए नहीं करोगे। देखो इससे पहले जो भी होंगे वो हमारे एसिलोमेट में आएंगे, ठीक है, वो भी जहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक है। देखो सिलोमेट जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक से यूज होगा टर्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक से ही आप सिलोमेट टर्म यूज़ करोगे, आई मीन सिलोम का टर्म यूज़ करोगे। या तो कहीं पे वो कम डेवलप है, ये ज़्यादा डेवलप है, या एब्सेंट है, क्योंकि उससे पहले डिप्लोब्लास्टिक में टेक्निकली तो सिलोम है ही नहीं। तो क्वेश्चन के आप सिमेट्री, क्योंकि दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है तो एक एक्सटर्नल फिर इंटरनल, ये बीच वाला, तो यहाँ पे सिलोम है। तो यहाँ सिलोम जिस टाइप से ओरिजिन हमने बोल दिया कि भाई सिलोम है, यहाँ पर तो दो है, तीसरा है भी नहीं, तो ये एब्सेंट है, तो हम ऐसे भी एसिलोमेट बोल सकते हैं। लेकिन दोनों के कॉन्सेप्ट को अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में आता है। अगर जनरल पूछेगा तो सारी ये एसिलोमेट में चले जाएंगे। अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी जहाँ पे अभी सिलोम नहीं फॉर्म हो रखा है या अनडेवलप है, वो सिलोमेट में जहाँ से आ गया वो कंप्लीट सिलोमेट आ गया। और जो डिप्लोब्लास्टिक है कंप्लीटली उसमें सिलोम है ही नहीं, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, बहुत ही रिसेंट टेक्निकली एडवांस अप्लाइड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये इकोलॉजी के लेवल को भी टच करता है और बहुत। देखो सबसे पहले मैं बीओडी समझाऊँ आपको। देखो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, ये होता है क्या कि अगर कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में अगर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बढ़ रहा है तो ऑलरेडी क्या होगा, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर सॉल्वेंट से ज़्यादा होती जाएगी तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो पहले मैं ये बताऊं, जो बीओडी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉल्यूशन बाय ऑर्गेनिक मैटर। देखो कई बार क्वेश्चन नीट में भी एम्स में भी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट्स को लेके पूछा जाता है, ठीक है। यूट्रोफिकेशन में इनऑर्गेनिक वर्ड यूज़ करेंगे, बीओडी में हम ऑर्गेनिक वर्ड यूज़ करेंगे। और ये जितना ज़्यादा होगा उसका इन्वर्सली ऑक्सीजन फॉर अपटेक होगा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका बीओडी ज़्यादा है तो आपका ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो कम होगा, राइट। अब जो डाटा है इसमें आपको एक डाटा ही मैं आपको बता देता हूँ होता क्या। देखो जो एग्जांपल में दे रखा है, जैसे जो एस जिसको उसने माना है, ठीक है, मैं इस नीचे को डाल लेता हूँ। जो ऑर्डर है जैसे एस सी आपका क्या हो गया, सीवेज जो एफ्लुएंट है उसका सीवेज देखो नॉर्मल डोमेस्टिक होता है, घर का होता है, जो भी यूज होता है, तो इसमें बहुत कम होते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। देखो नेक्स्ट जो है इसके हिसाब से जो एस दिया वो शुगर मिल का दे रखा है, ठीक है। और पी जो है वो पेपर मिल का दे रखा है। और जो डी है वो डिस्टिलरी एफ्लुएंट है। यानी कि मैं डाटा ही आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। जो एस का है वो आपको 30 मिलीग्राम पर लीटर। जो आपका पी का है, पी मतलब पेपर मिल का आपको 190 मिलीग्राम पर लीटर। उसके बाद जो आपका एसई का है, एसई का मतलब क्या हो गया आपका शुगर मिल एफ्लुएंट का अगर होता है वो 3480 सेम मिलीग्राम पर 100 ml और मिलीग्राम पर लीटर। और जो हमारा डिस्टिलरी एफ्लुएंट है अगर उसका आप लोगे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, 4 पे 12340 मिलीग्राम पर लीटर। तो आप ऑर्डर में लगा सकते हो। अगर उस ऑर्डर को आपको सजाना है तो बी वेस्ट ऑप्शन आपका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये एल्कलॉइड कोकीन से दिया हुआ है, ठीक है। ऑब्टेन फ्रॉम, देखो ऑब्टेन फ्रॉम तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन ही मैं इसको आपको दे दूं, ये लीफ से ऑब्टेन होता है, ठीक है। और इसको चुई करते हैं, चबाते हैं विथ लाइम, जैसे लोग खैनी खाते हैं ना तंबाकू, वैसे ही। देखो इसका जो सोर्स है वो है इरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक है। देखो ये तो ऑब्वियसली आपका लीफ यहाँ आंसर हो गया, क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि जो ये कोकीन है
जो ये कोकीन है आपका, इसका यूज़ देखो क्या है, एनेस्थेटिक है और ये स्टिमुलेंट भी है। यानी इसको अगर आप लेते हो तो आप एकदम फ्रेश हो जाओगे, मस्त माइंड एकदम आपका सेट हो जाएगा। एनेस्थेटिक का मतलब जो बेहोशी के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। देखो इसका बैड इफ़ेक्ट भी है, इसीलिए इन सब चीज़ों को ड्रग्स में डाला गया है कि नॉर्मल लोग इसको यूज़ करते हैं नशे की तरह ड्रग्स, क्योंकि इसका हम लोग अलग तरीके के चीज़ों में यूज़ करके मेडिकल, और इसका विड्रॉइंग इफेक्ट है, तो इसीलिए ड्रग्स में इसको डाला गया। और ड्रग्स वैसे वो होते हैं जिसका आपको नर्वस, देखो आप डेली खाना खाते हो, खाने की आपको आदत नहीं लगती है, लेकिन अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, चाहे वो ये चरस, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, चाहे ये अभी आपके सामने एल्कोलाइड, कोकीन, इन सब का एडिक्शन हो जाता है। जो भी चीज़ आपके सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है, उसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप दिल से प्यार करते हो और दिमाग से प्यार करते हो, चाहे प्यार करने में कुछ भी हो, कैरियर हो या पर्सनल लाइफ हो, दिल से प्यार करोगे और दिमाग से प्यार करोगे, अगर जो भी चीज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट कर दिया ज़्यादा, ठीक है, तो वो चीज़ आपका एडिक्शन बन जाएगी। आप पढ़ाई जो है, स्टडी जो है, ये मेडिकल का जो जुनून है, वो आप सीएनएस से करो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड का यूज़ करो, कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे, ठीक है। तो इसका बैड इफेक्ट में क्या होगा, लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आएगी, इसलिए बहुत लोग इसको यूज़ करते हैं जगने के लिए, और लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो लंग से रिलेटेड है। देखो इसमें क्या है, एट द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज, देखो जो जहाँ पे गैस एक्सचेंज होता है, देखो ये एल्वेलाई है और ये ब्लड का वेसल्स है। देखो ब्लड का जो वेसल्स है उसकी लाइनिंग को हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं, एंडोथेलियम। और ये हमारा हो गया एल्वुलर लाइनिंग, ठीक है। तो देखो एल्वुलस जो एल्वुलाई है उसका होता है ये एपिथेलियम, ठीक है। तो इस लाइनिंग में क्या होगा, जहाँ पे ये गैस एक्सचेंज करा, मैं इसको थोड़ा कलर कर दूं, क्योंकि ये देखो ये इसकी लाइनिंग है और ये इसकी लाइनिंग है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, एंडोथेलियम में आ गया। तो यानी कि एल्वुलर एपिथेलियम और कैपिलरी एंडोथेलियम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रूट से। देखो फ्रूट का सिलेबस हमारे में बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गया था, लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर आप फैमिली को इंक्लूड करते हो, जो डिफरेंट आपके फेवेसी हैं, सोलेनेसी हैं, तो अगर आप लिलियसी हैं, तो फ्रूट का रेंज बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, देखो इसमें बोला है कि सेम एडेबल पार्ट, तो सेम एडेबल पार्ट में मैं आपको बता दूं, जो पियर और एप्पल, वैसे पहला आंसर आपका यही बन रहा है, क्योंकि ये इसका एडेबल पार्ट जो है वो थैलेमस है। क्योंकि नॉर्मली देखो जो फ्रूट बनता है, फ्रूट ओवरी से बनता है, और ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है। तो अगर इसका पार्ट अगर होता तो इस फ्रूट को हम ट्रू फ्रूट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्रूट का जो पार्ट है वो थैलेमस है, तो ये एक फॉल्स फ्रूट है, और इसे हम फॉल्स फ्रूट भी बोलेंगे, और इसी को हम स्यूडो भी बोलते हैं, स्यूडो फ्रूट, ठीक है। तो आपका पियर एप्पल तो आंसर आ गया, लेकिन मैं इन्फॉर्मेशन आपको दूं, देखो लीची का बहुत ही पुराना एग्जामिनेशन का एक फेवरेट एरिया था, आजकल अभ्यास ऐप डाला है तो आप इसके भूलोगे नहीं। इसका एक पार्ट होता है एरिल, ये इसका एडेबल पार्ट होता है। देखो जैसे यहाँ फॉल्स फ्रूट है, यहाँ पे आपके एनसीईआरटी के हिसाब से कैश्यू नट भी होगा, जो काजू है, क्योंकि उसका कॉटिलिडन आप खाते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एप्पल है, वो भी थैलेमस खा रहे हो। ग्रेप के बारे में आप इन्फॉर्मेशन लिख लो, और ग्रेप के साथ और भी मैं बता दूँ कि ये पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में आ रहा है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट मतलब सीडलेस फ्रूट, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि इसके एग्जाम्पल में आएगा बनाना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, आप सारे एग्जाम्पल को ध्यान में रख लो। ग्रेप्स, पाइनएप्पल और ऑरेंज, ये हमारे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हैं, यानी कि फ्रूट फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत ही कंसेप्चुअल, काफ़ी एडवांस क्वेश्चन है, एक तरीके से आप समझ लो मेडिकल लेवल का क्वेश्चन है। बस इसमें थोड़ा सा फॉर्म में कर दूं, इसमें भी फॉर्म कर दूं, ठीक है। तो देखो अपना जो नर्व है,
जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स का मैं आपको एक जो डिज़ाइन है उसका जो पैटर्न मैं आपको बताऊं, तो ये ऐसे पार्ट है, ये ऐसे, और ये ऐसे जा रहे हैं। देखो ये साइटोन है, ये इसका एक्सॉन पार्ट होता है, ये इसका डेंड्राइट्स पार्ट होता है। मैं मेन चीज़ बात बताना चाहता हूँ, इस रीजन में कुछ न्यूरॉन्स में ऐसे कवर्ड होते हैं वाइट, और कुछ न्यूरॉन में ये ऐसे नहीं होते हैं। ठीक है, यानी डायरेक्ट ये ऐसे रहेगा। तो देखो ये जो वाइट वाला रीजन है, मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं, बना दूं, जिससे एक बार में ये काम हो जाए। देखो ये वाइट वाला रीजन, इसे बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं इसे? माइलिन शीथ। मैं आपको इसका सिग्निफिकेंस ही बता दूंगा कि ये क्यों होता है, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा कि भाई ये क्या चक्कर है, ऐसा क्यों। नेचर ने अपने को सारा सिस्टम दिया, बहुत सिस्टमेटिक। ये क्या है हमारा, ये वाइट वाला पार्ट जो है माइलिन शीथ है, यानी माइलिनेटेड फाइबर है ये, यानी माइलिन शीथ है विथ माइलिन शीथ। देखो ये वाइट कलर का होता है, फैट है ये, इसलिए इसका कलर वाइट होता है। ठीक है, और इसमें नहीं होगा ये। देखो जो ये वाइट है, जो माइलिनेटेड है, ये मैं बोल दूं सीधा इसको माइलिनेटेड, और इसको बोलूं नॉन माइलिनेटेड। तो जो नॉन माइलिनेटेड होगा उसमें देखो क्या होगा, वाइट नहीं दिखेगा, तो इसमें ग्रे मैटर होगा, थोड़ा ग्रे ब्राउन जैसा दिखेगा। यानी कि इसके अंदर होगा क्या होगा, यानी कंपोज्ड ऑफ, अच्छे से ये ध्यान में रखना, बहुत क्वेश्चन इस पे है। कंपोज्ड ऑफ, पहला नर्व सेल, दूसरा नर्व फाइबर, राइट, और थर्ड जो है न्यूरोग्लिया सेल, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स। ठीक है, इसमें राइबोसोम भी होते हैं, और यहाँ पे वाइट है, सिर्फ माइलिनेटेड है, एक्सॉन है, ये फैट है। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन तो आपको वैसे ही होगा कि एक माइलिनेटेड से रिलेटेड पूछ रहा है, तो आप उसमें क्या लोगे, वाइट मैटर, और नॉन माइलिनेटेड जो ले रहा है उसमें ग्रे मैटर। आपका आंसर तो आ गया। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जैसे आप एग्जांपल लो, जैसे कि आप जा रहे हो, आपका अगला स्टेप जहाँ पे रखने वाले हो फुट का स्टेप, यहाँ पे एक कोबरा है, एकदम देख लो पूरे फॉर्म में ये कोबरा है। अब अगले क्या होगा आपका रिएक्शन, सोचो। आप यहाँ से इस तरीके से रिएक्ट करके निकलोगे, पैर आपका कहाँ जाएगा, आप खुद कहाँ जाओगे। ये सिग्नल अगर आपके नॉर्मल जो नर्व से अगर जाता है, तो जाने में सिग्नल अगर लेट हो गया, गलती से पैर अगर आप इसके ऊपर पड़ दिए, तो आपकी लाइफ जाएगी। तो नेचर ने क्या किया, ऐसे सिग्नल के लिए, देखो सिग्नल, जितना भी सिग्नल है वो क्या है, इम्पल्स है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है, यानी एक एनर्जी का फॉर्म है। तो एनर्जी लॉस ना हो, इसलिए वो माइलिनेटेड पाथवे के होते ले जाता है, क्योंकि माइलिनेटेड यहाँ फैट है, तो एनर्जी लॉस को ये बचा देगा। अगर इस रास्ते से जाता है तो समझ लो कि इसमें लॉस ही बहुत ज़्यादा है। स्टिल अगर आप ऐसे सिचुएशन को फेस करते हो जो चीज़ आपके लिए अननेसेसरी अनवांटेड, जिसमें आप बहुत डर गए हो, आप देख लेना कि आपको वीकनेस आ जाती है। क्योंकि सिग्नल जब हम इस रास्ते से जाते हैं, माइलिनेटेड के बाद भी, अगर माइलिनेटेड से गए तो थोड़ा कम, अगर नॉन माइलिनेटेड से जाना भी है कुछ, तो इधर से भी चला जाएगा, तो आपको उसमें एनर्जी का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये माइलिनेटेड फैट का जान कैसे बनाया गया है कि इस होकर नर्व इम्पल्स अगर जाता है तो आपका लॉस कम हो। यानी माइलिन शीथ जो है ये एक फैट है, वाइट कलर है, फैट है, और ये एनर्जी लॉस को बचाता है। और एक क्वेश्चन और भी बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे आप ये भी देख लो, जो दोनों रीजन जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, यहाँ पे क्या है, माइलिन शीथ एब्सेंट है, माइलिन शीथ एब्सेंट है, इसे हम बोलेंगे नोड्स ऑफ रानवियर। क्या बोलेंगे, नोड्स ऑफ रानवियर। ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो ये हमारे जो टॉप 10 बेस्ट क्वेश्चन थे, वो सीरीज हमारे पास। और मैं आपको बताऊं कि ये टेस्ट सीरीज में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह में मैं सबका नाम ऐसे ऑफिशियली नहीं बोल सकता हूं, लेकिन ब्रांड है जो जो देखो, जो ब्रांड बनता है उसके पीछे कुछ तो रीजन होते हैं ब्रांड बनने का। तो आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते कि नहीं ये अच्छा नहीं, ये खराब है। अब यहाँ से ऐप के क्वेश्चन को टारगेट कर रहा है, तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आपको एक सीट चाहिए तो आपको हर एंगल से प्रिपेयर रहना पड़ेगा, विदाउट एनी एक्सक्यूज़, राइट। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस 10 हुए। अगले बार फिर मैं आपसे मिलूँगा अगली कोई सीरीज़ को लेके। तब तक जाते जाते एक मोटिवेशनल फिर से करते हैं हम एक शायरी। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, ज़िंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो,
हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो हर तकदीर को आपको खुद से बनाना है, खुद जनरेट। इस बार मौका भी आपको मिला है, काफ़ी सारे लॉकडाउन में पेपर एग्ज़ाम हर बार पोस्टपोन हुआ है। तो आप फालतू के न्यूज़ में टाइम वेस्ट ना करो, आप एक अपॉर्चुनिटी लो, आप करते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। हर दिन आप कुछ नया करोगे, पढ़ते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, आप में बहुत इम्प्रूवमेंट होगी, राइट। और ऑलरेडी आप रिजल्ट के बहुत ही पास आ जाओगे, राइट। ओके, तो फिर आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसकी लिंक आप डाउनलोड कर लो, अदरवाइज़ आप इसी को रिवाइज करते रहो, राइट। और इफ़ यू रियली लाइक माई एफर्ट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय फ्यूचर डॉक्टर्स।